माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर डी, आज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैन से रिलेटेड फर्टिलाइजेशन टॉपिक का कंटिन्यूएशन में दिया जा रहा है। कल आपको इंसेमिनेशन और कैपेसिटेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया था। फिजिकल एंड और तीसरा स्टेज है फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर पहला स्टेज है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन ये पहला स्टेज है। यहाँ ये डायग्राम के माध्यम से आपको मैंने दिखाया है कि देखिए, जब इंसेमिनेशन, एग्रीगेशन और कैपेसिटेशन हो जाता है तो एक्रोसोमल रिएक्शन ये शो करता है। एक्रोसोमल रिएक्शन में स्पर्म पेनिट्रेट करता है सेकेंडरी oocyte को, और स्पर्म कुछ केमिकल सब्सटेंसेज रिलीज करता है जिनका एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होता है, और ये हाईली यूरोनिडेज होते हैं, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स होते हैं, एक्रोसिन होते हैं। ये तीन तरह के केमिकल्स स्पर्म रिलीज करता है। ये जो हाईली यूरोनिडेज एंजाइम है ये फॉलिकुलर सेल के चारों ओर जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं सेकेंडरी oocyte के, ये उनको डाइजेस्ट करता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करता है, और जो एक्रोसिन होता है ये जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करता है। लेकिन इसके साथ ही साथ वेजाइना का टेम्परेचर, पीएच और साथ ही साथ कैल्शियम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए, मैग्नीशियम, ये सारे इम्पॉर्टेंट है एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में इतने सारे प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म फ्यूजेज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। ये शो करता है कि एक ही स्पर्म ओवा से फ्यूज होगा, और कोई दूसरा स्पर्म फ्यूज नहीं कर। एक्रोसोमल रिएक्शन इस चीज़ को इंश्योर करता है, जैसे ही स्पर्म और ओवा कांटेक्ट में आएंगे एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, ताकि कोई दूसरा स्पर्म ओवा से अटैच न होने पाए। इसको मोनोस्पर्मी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद कार्टिकल रिएक्शंस होते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद जैसे ही स्पर्म और ओवा यूनाइट होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte फ्यूजेज विद द, क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज करके जो आपको मैंने बताया था कि कोरोना रेडिएटा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जोना पेलुसिडा होता है। यहाँ डायग्राम भी आपको पता है, कोरोना रेडिएटा और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जोना पेलुसिडा है। तो जोना पेलुसिडा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो प्लाज्म के अंदर के ग्रेन्यूल्स हैं, तो प्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जोना पेलुसिडा, ये तीनों फ्यूज कर जाते हैं, और तीनों फ्यूज करके ये एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फार्म करते हैं, लिखा हुआ है, और ये किसी दूसरे स्पर्म की एंट्री को रोक देते हैं। जो स्पर्म की एंट्री होती है वो हमेशा एनिमल पोल के थ्रू होती है, और जिस पोल से होती है उसको हम कोन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं, या फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान देंगे कि जैसे ही स्पर्म ओवा के कांटेक्ट में आता है, सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में एंटर करता है, दूसरी पोलर बॉडी फार्म होती है, और जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस उसके अंदर रह जाता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस उसके अंदर रह जाता है, वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूजन के काम में आता है, यानी कि स्पर्म के प्रो न्यूक्लियस से वो फ्यूज करता है। अब जब फ्यूज हो जाएगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? स्पर्म और ओवा एक दूसरे के स्पेसिफिक होते हैं। कैसे स्पेसिफिक होते हैं? कारण क्या है? क्योंकि स्पर्म के सरफेस पर एंटी फर्टिलाइजिंग केमिकल होता है जो एसिडिक अमीनो
एसिड से फार्म होता है। और दूसरा जो यहाँ पर होता है, जो ओवा होता है उसके सरफेस पे फर्टिलाइजिन फार्म होता है, और फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन, यानी स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन। जो फर्टिलाइजिन होता है वो एक स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन से होता है जो ओवा के सरफेस पर होता है, और इस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है।